हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कार्बनिक अणु या कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, उनको नाम दिया जाता है। तो 3 प्रकार की पद्धतियां जो है वो प्रचलित हैं नामकरण के लिए किसी भी कार्बनिक अणु या यौगिक के लिए। ठीक है, उनमें से सबसे पुरानी जो ख्यालातों वाली पद्धति है वो है रूढ़ पद्धति। ठीक है, दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी जो सर्वाधिक मान्य और अभी तक जो काम में ली जा रही पद्धति है वो जिनेवा पद्धति या आयुपेसी पद्धति। ठीक है, तो दोनों ही नाम इसके हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि अगर प्रश्न पूछ ले जिनेवा पद्धति में नाम लिखें तो आयुपेसी पद्धति में आपको नाम लिखना होगा। जनरली आयुपेसी पूछी जाती है लेकिन पूछने वाले हैं कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रूढ़ पद्धति क्या है। रूढ़ पद्धति में क्या किया जाता है कि शुरुआत में जब ज्यादा ज्ञान नहीं था लोगों को कार्बनिक अणुओं का, तो जैसे उसका प्राप्ति स्रोत क्या रहा उस कार्बनिक यौगिक का या कार्बनिक अणु का, तो उस प्राप्ति स्रोत को ही क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया कि ये इसका नाम रहेगा। व्युत्पन्न पद्धति में क्या हुआ, कोई भी कार्बनिक अणु जो था उसका सबसे सरलतम अणु कौन सा है, उस सरलतम अणु का उपयोग करते हुए नामकरण किया जाता था। और आयुपेसी में क्या किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है, हम ऑस्ट्रेलिया में कहें, चाहे इंडिया में कहें, चाहे यूएस में कहें, चाहे फ्रांस में कहें, चाहे जापान में कहें, सभी जगह आयुपेसी पद्धति के अनुसार जो नाम दिया जाएगा वो सभी जो है सभी जगह मैच करेगा, सभी जगह वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कंफ्यूजन कभी भी वहां पे क्रिएट नहीं होता है कि भारत में उस नाम को कुछ और कह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कुछ और कह रहे हैं। तो ये है आयुपेसी पद्धति। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों पद्धतियों के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो अपना टॉपिक है नामकरण की पद्धतियां। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियां 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, पहली है रूढ़ पद्धति, ओल्ड मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं, इस पद्धति में कार्बनिक पदार्थ के प्राप्ति का स्रोत क्या है, कहां से उसको प्राप्त किया कार्बनिक पदार्थ को, वही उसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो नामकरण किया जाता है। फिर दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति या डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उस पद्धति में कार्बनिक पदार्थ के नाम के लिए सबसे सरलतम अणु या सरलतम जो कार्बनिक यौगिक उसके नाम का उपयोग में लिया जाएगा। अभी करेंगे इसका एग्जाम्पल, बहुत आसान है। ठीक है, और तीसरी है आयुपेसी पद्धति जिसको जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य आयुपेसी नियमों के आधार पर नामकरण किया जाता है किसका, कार्बनिक अणु या कार्बनिक यौगिक का, और सबसे अधिक मान्य ये यही है। नेक्स्ट लेते हैं अगला पेज अपन, रूढ़ पद्धति। इसमें देखें यहाँ पर हमने कुछ सूत्र लिखे हैं, उसके रूढ़ नाम लिखे हैं और वो कहां से प्राप्त हो रहा था उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हमने। ठीक है, तो पहला है CH4। CH4 को हम जनरली भाषा में क्या कहते हैं, मेथेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो सबसे पहले प्राप्ति हुई थी वो कहां पे, दलदली स्थानों से प्राप्ति हुई थी। दलदल जो होता है ना, दलदल में जो है बुलबुले उड़ते रहते हैं, वो बुलबुले जो थे वो किस गैस के थे, मार्स गैस, उसको मार्स गैस बोला जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे मार्स गैस और मार्सी एरिया कौन सा होता है, दलदली एरिया जो होता है उसे क्या कहते हैं, मार्सी एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये मार्सी एरिया या दलदली एरिया बोला जाता है, तो वहां से इसका नाम पड़ गया मार्स गैस, इसका CH4 का। सिंपल। सेकेंड है CH3OH। CH3OH को हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनॉल। ये तो आयुपेसी में बोलते हैं, लेकिन रूढ़ नाम में क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया, सबसे पहले जो लकड़ी होती है उसको अपन कास्ट कहते हैं। ठीक है, अब जब कास्ट को जलाकर उसका जो कार्बन प्राप्त किया और फिर उसको आश्वित किया गया तो क्या कहते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, भंजन मतलब क्या होता है, जलाना, और जला के जो पाउडर प्राप्त हुआ उसको आश्वित किया गया। तो आसवन में हमें जो प्राप्ति हुई वो किसकी प्राप्ति हुई, CH3OH की, इसलिए उसका नाम दे दिया कास्ट स्प्रिट। स्प्रिट का मतलब क्या है, एल्कोहली होते हैं, जो जनरली मेडिकल के क्षेत्र में काम में लेते हैं। स्प्रिट वो क्या होता है, एथेनॉल होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, और ये जो होता है CH3OH, इसकी प्रकृति थोड़ी सी विषैली होती है। ठीक है, तो इसको जनरली जो है काम में नहीं लेते हैं, एथेनॉल को लेते हैं काम में। नेक्स्ट है तीसरा CH3COOH। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटम नामक जो है पादप जो था उसके पत्तियों से, उसकी जड़ों से इसको प्राप्त किया गया, तो इसको नाम दे दिया एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल, HCOOH। क्या होता है, फार्मिक अम्ल। इसके स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो इस तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, C के साथ में 3 हाइड्रोजन और O बॉन्ड H। इसका अगर लें तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल का। और इसका कैसे होगा, ये CH3 की जगह H आ जाएगा यहाँ पर, तो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। और इसका भी ले सकते इसी तरह, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड O H और दूसरा कार्बन इससे जुड़ा इस तरह से,
ये इसके स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बंद बनाने के बाद में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर रह जाते हैं, जो भी जितने भी ऑक्सीजन उस पर इस प्रकार के डबल डॉट आएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 में से 2 काम आ गए, शेष 2 लोन पेयर यहाँ पर रह जाते हैं। तो HCOOH को कहते हैं फार्मिक अम्ल रूढ़ नाम में। तो फार्मिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, इसको प्राप्त किया गया फार्मिका से, और फार्मिका किसको कहते हैं, लाल चींटियों को कहते हैं। तो यहां से लाल चींटियों के आसवन से जो पदार्थ हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुआ उसको फार्मिक अम्ल बोला गया, जिसको क्या होता है HCOOH होता है। नेक्स्ट है COOH बॉन्ड COOH, इसको क्या कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हमें किस में मिलता है, टमाटर में मिलता है, ठीक है। तो टमाटर के पादप से जो है इसको ऑक्जेलिस बोलते हैं, ऑक्जेलिस प्लांट बोलते हैं टमाटर के पादप को। तो ऑक्जेलिक नामक पादप से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए इसको बोला गया ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिट्रिक अम्ल। नींबू को कहते हैं सिट्रस, सिट्रस फ्रूट है वो, ठीक है, और जो प्लांट होता है उसको सिट्रस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इस तरह का होता है CH2 COOH COOH CH2 COOH। इसकी कार्बन की जो चौथी संयोजकता OH से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अभी आयुर्वेदिक नाम भी बाद में लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मिला हमें किसका मिला, सिट्रिक अम्ल का, और ये कार्बनिक अणु है और इसको प्राप्त किया गया था सिट्रस प्लांट से, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, सिट्रिक अम्ल बोल दिया गया। फिर है यूरिया। यूरिया जो है उसका सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, और NH2CONH2 को जो प्राप्ति की गई वो किसके, मूत्र से प्राप्ति हुई। तो मूत्र को जो है इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, यूरिया शब्द वहीं से आया, यूरिन से, ठीक है। तो ये पद्धति होती है कौन सी, रूढ़ पद्धति। नेक्स्ट अपन लेते हैं व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति में सेम हमने इस तरह से बना के रखा है, इसके जो नाम सूत्र हो जाएंगे, यहाँ पे नाम हो जाएंगे या सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ नाम करते हैं, सूत्र करते हैं। ये तो हो गए सूत्र इसके, और ये हो गए इसके नाम, ठीक है। तो सबसे सरलतम यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी कार्बनिक अणु है उसका सरलतम रूप क्या है, तो सबसे सरलतम रूप को क्या कहते हैं, उस नाम के साथ में प्रयोग करना है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे तो इसका आयुर्वेदिक नाम एथीन होता है एथीन होता है, लेकिन इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम जो है क्या दिया गया था, एथिलीन। इसका नाम दिया गया था एथिलीन, सबसे सरलतम एथिलीन है। तो अब इसका उपयोग करके नए नाम कैसे दिए जाएंगे वो देखो। यहां पर 1 H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया है, CH3 के द्वारा। किसके द्वारा हो गया, CH3। आप देखो यहां पर CH2 वहां पर है, CH है, और एक CH2 था, उसमें 1 H का प्रतिस्थापन CH3 से हो गया। समझ में आ रही, ये पूरा समूह लग गया नया H को हटाकर, ठीक है। तो अब इसका नाम तो हमने जान लिया क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोल रहे थे, एथिलीन। तो इस CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो नाम इसका बोलेंगे मेथिल एसिटिलीन, हाँ मेथिल एथिलीन, यस ओके, मेथिल एथिलीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो प्रतिस्थापी, उसको पहले नाम दे दिया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या था, एथिलीन था, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन। नेक्स्ट, अगर इस तरफ भी 1 H का प्रतिस्थापन CH3 से हो जाए, यहां पर भी क्या हुआ, 1 H को हटाकर CH3 जुड़ गया, और एक इस तरफ से भी हटाकर CH3 जुड़ गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो अपना मूल अणु है, ये क्या है अपना मूल अणु, ये CH डबल कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो मूल अणु है, मूल अणु है। और इसके साथ में एक तरफ CH3, दूसरी तरफ भी CH3 आ गया। तो एक तरह के हैं CH3 तो मेथिल नाम होता है, और 2 आ गए तो बोल देंगे इसको डाई मेथिल एथिलीन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एथिलीन। बोलो बात समझ में आई, नहीं इसकी स्थिति नहीं बताते, ठीक है। नेक्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH को व्युत्पन्न पद्धति में नाम दिया गया एसिटिलीन गैस। ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, एसिटिलीन गैस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब देखो एक तरफ जो है कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, उसको हटाकर CH3 जुड़ गया, और ये पीछे रह गया मूल अणु, यहां पर इसको मूल अणु मानेंगे अब, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में से 1 H हट गया, लेकिन इसको जो है यहां से ये वाला जो फॉर्मूला मैच हो रहा है, इसको मानेंगे मूल अणु। तो ये मूल अणु रहेगा, और मूल अणु में एक कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन को हटाकर CH3, तो बोलेंगे मेथिल, और पीछे रह गया ये नाम एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन इसका नाम हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर इधर से भी यहां से देखो एक CH3 जुड़ गया, अब इसको हटाकर अगर कोई और दूसरा अलग तरह का जुड़ जाए, अलग तरह का एल्किल समूह जुड़ गया, 2 कार्बन वाला है, हमेशा अपन क्या देख रहे हैं, 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन वाले को CH3 को मेथिल बोलते हैं, और C2H5 को एथिल बोलेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ये E से शुरू हो रहा है और ये M से शुरू होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें बस कि E वाला पहले दे देंगे, एथिल ये हो गया मेथिल, और पीछे मूल अणु कौन रह गया, एसिटिलीन, ये नाम इसका दे दिया एथिल मेथिल एसिटिलीन, ठीक है। बोलो नेक्स्ट CH3OH,
इसको व्युत्पन्न पद्धति में नाम दिया गया, सबसे सरलतम है, क्या है, कार्बिनोल। इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। वैसे इसका नाम क्या है, मेथेनॉल है, लेकिन यहाँ पे व्युत्पन्न पद्धति में इसको सरलतम एल्कोहल के रूप में माना जाता है। एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन होगा, मेथेनॉल ही होगा, इससे कम वाला कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया सबसे सरलतम अणु को कार्बिनोल। तो अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से बहुत सारे एल्कोहल हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CH3OH, तो CH3OH में से एक H हटकर CH3 समूह जुड़ गया, वही वैसे जुड़ रहे जैसे पहले जुड़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रह गया, मूल अणु, ये मूल अणु है, और इस मूल अणु से कौन सा प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, CH3 को कहते हैं मेथिल, तो नाम दे दिया मेथिल, और पीछे मूल अणु का नाम आ गया यहाँ पर कार्बिनोल, इसको नाम दे दिया मेथिल कार्बिनोल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ये मूल अणु के साथ में दो कार्बन वाला एल्किल समूह आ जाए, तो एक को कहते हैं मेथिल, तो दो को कहेंगे एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनोल। ये एथिल आ गया और ये पीछे कार्बिनोल, मूल अणु सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, HCHO, HCHO को क्या कहते हैं, जनरल फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल HCOOH होता है, ठीक है, उसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो फार्मेल्डिहाइड मिलेगा हमें, ठीक है। तो फार्मेल्डिहाइड को जो व्युत्पन्न पद्धति है, सरलतम एल्डिहाइड है ये, इसको कहा जाता है कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड क्यों, क्योंकि न्यूनतम यहाँ पर क्या है, एक कार्बन ऊपर से, सरलतम है ये, इसको कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक H को हटाकर, एक ही H है, वो ही हट सकता है बार बार, तो यहाँ पे ये तो रहेगा CHO मूल अणु, ठीक है, और उसको H को हटाकर कौन जुड़ गया, CH3, तो नाम फिर से क्या आ गया, मेथिल कार्बेल्डिहाइड। और अगर इसकी जगह C2H5 होता तो इसका नाम एथिल कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसको CH3 COO CH3, इसको क्या नाम देते हैं व्युत्पन्न पद्धति में, एसीटोन। नाम सुना है एसीटोन, एसीटोन कहीं देखा है आपने आसपास। थिनर नाम सुना है, थिनर सुना है नाम। तो थिनर वैसे क्या होते हैं, पतला करने वाले, थिन का मतलब पतला और थिनर का मतलब पतला करने वाले, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनको क्या करते हैं, किसी पदार्थ को या किसी विलयन को पतला करने में काम में लिया जाता है, वो जो कि होना कैसा चाहिए, अध्रुवीय प्रकृति का। एक बात मैंने पहले बोली थी, समान समान को बोलता है, यानी कि ध्रुवीय विलय के अंदर ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं, अध्रुवीय विलय के अंदर अध्रुवीय यौगिक बोलते हैं। लेकिन कभी ऐसा अपवाद स्वरूप हो जाए कि ध्रुवीय विलय है लेकिन अध्रुवीय पदार्थ भूल गया, तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है जो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जब अलग अलग प्रकृति के दो चीजें मिलती हैं तो वहां पर एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिसके अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी वो मिल सकता है, नहीं तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एथेनॉल क्या है, कार्बनिक यौगिक है, अध्रुवीय है, और एक तरफ जल है, लेकिन दोनों को मिलाया जाता है, मिलते हैं और आपस में मिश्रणीय है, क्योंकि वहां पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में, इसलिए वो आपस में विलय हो जाते हैं, ठीक है। तो एसीटोन को अपन नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में जानते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश को हटाने वाला थिनर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, कार्बनिक विलय क्या होता है, जैसे पेंट होता है, पेंट होता है ना, तो कभी कभी देखो पेंट में बार बार जो है कुछ केरोसिन वगैरह, केरोसिन मिलाते हैं, तारपीन है, केरोसिन है ना, तो उसको मिलाने से क्या होगा, वो पतला हो जाएगा, तो सॉल्वेंट है, वो घोलने वाला है, गाढ़ा हो जाएगा। क्या होता है, वाष्पशील होते हैं ना चीजें, तो जब उड़ेंगी तो वह बार बार गाढ़ा होगा, फिर मिला उसमें, फिर घोला, फिर थोड़ी देर बाद में फिर वो उड़ेगा, तो वापस वाष्पशील पदार्थ के होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनको बार बार मिलाकर पतला किया जाता है और यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है ये एसीटोन, ये सबसे सरलतम है कीटोन, ये कीटोन का उदाहरण है, जो सबसे सरलतम कीटोन होता है उसका नाम है एसीटोन, ठीक है। अब यहां से क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन को हटा कर बहुत सारे नए नए क्या कहते हैं कीटोन बन सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास में ये मूल अणु रहेगा CH3 CO, CH3 में से एक H हटकर C2H5 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल एसीटोन। ये एथिल समूह और ये एसीटोन पीछे रह गया तो बोलेंगे एथिल एसीटोन। फिर अगर दोनों तरफ यहाँ पर देखो, ये तो मूल अणु है, ये तो हमारे पास में मूल अणु है, इधर से एक H हटाकर कौन जुड़ गया, C2H5, इधर से एक H हटाकर कौन जुड़ गया, C2H5, तो बोलो अब इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, डाई एथिल एसीटोन इसका नाम हो जाए, इसीलिए मैंने खाली छोड़ा था इसको, डाई एथिल एसीटोन, ठीक है। तो देखते हैं और आगे है कुछ, चलो। तो ये थे हमारे पास में दो पद्धतियां, जो कि रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति की। नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC पद्धति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है physics365.online, और यहाँ पर जो है ऑफलाइन हमें किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है तो 9694610364 पर आप कर सकते हैं। थैंक यू।